नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से मैं एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ और विषय जो है वो है पूर्व घटित विलक्षण गोचर, अर्थात पास्ट प्लैनेटरी ट्रांजिट विच आर वेरी यूनिक इन नेचर। तो हम एक ऐसी डेट उठाएंगे और जो पूर्व हो चुकी है और उस पूर्व डेट पर जो भी ग्रहमान स्थिति है वो बड़ी यूनिक है और उसका हम आकलन और विश्लेषण करेंगे। क्या खास बात रहेगी ये आप वीडियो में जानेंगे। तो हमने जो ग्रह गोचर लिया है जो अपने आप में विलक्षणित था, 20 अप्रैल 1984 को चंद्रमा जो थे वो धनु राशि में प्रवेश कर गए थे 3:05 पर और 22 अप्रैल 1984 की सुबह 11:30 बजे तक चंद्रमा जो थे वो धनु राशि में ही स्थित थे। मतलब 20 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक का जो कालखंड है उसमें जितने भी जातक जन्मे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो 20 अप्रैल 1984 को सुबह सूर्योदय हुआ था 6:18 पर। अब हम पूरे 24 घंटे के अगर लग्न निकालें कि हर लग्न जो होता है वो 2-2 घंटे का करीबन होता है, तो 6:18 से लेकर 8:18 तक हमने लगभग निकाला है तो मेष लग्न था। उसके बाद में 8:18 से लेकर 10:18 तक टॉरस मतलब वृषभ लग्न था। इस प्रकार से हम सुबह के 4:18 से लेकर 6:18 ये कौन से 21 तारीख के हुए। सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक ये पूरा क्रम चलता है और मीन लग्न हमें मिलता है वहां पर। ठीक है, अब ये जानकारी आपके सहूलियत के लिए है कि अब हम इसमें से कौन सा शुभ लग्न उठाने वाले हैं। हम अलग अलग लग्नों की यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं, मतलब अलग अलग लग्नों की पत्रिकाओं की एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हमें समझ में आएगा कि उस दिन जो ग्रह गोचर था वो जो विलक्षण गोचर था उसका किस प्रकार से परिणाम हुआ होगा। तो 20 अप्रैल 1984 को सूर्योदय हुआ था 6:18 पर। उस दिन की उस समय की हमने कुंडली लगाई और हमने मेष लग्न की कुंडली देखी, जिसे हम काल पुरुष कुंडली भी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि 20 अप्रैल 1984 को जो ग्रह गोचर था, अब हम उस पर आते हैं कि क्या था। पहले भाव से शुरू करते हैं। पहले भाव में सूर्य और बुध है, मतलब उच्च का सूर्य मेष राशि का है। यहां पर चंद्रमा आप देखेंगे कि धनु राशि के हैं, गजकेसरी योग में है। मंगल आप देखेंगे कि स्वग्रही वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। बुध आप देखेंगे कि लगन भाव में मेष राशि में है, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाए हुए हैं। शुक्र आप देखेंगे कि उच्च होकर व्यय स्थान में बैठे हुए हैं, वो भी मीन राशि में। शनि आप देखेंगे कि उच्च होकर तुला राशि में सप्तम भाव में ये बैठे हुए हैं। अब बचते हैं राहु और केतु, जो कि उच्चस्थ स्थिति में है और वृषभ राशि में स्थित हैं। इस प्रकार से यह ग्रह गोचर आप देखेंगे कि अब हम समझते हैं कि ये कुंडली कहती क्या है। अब देखिए, अष्टम भाव में मंगल केतु अंगार योग बना हुआ है और यह मंगल जो है ये अष्टमेश और लग्नेश दोनों होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में मंगल और केतु की युति होना यह दर्शाता है कि ऋषि पराशर के अनुसार यह जातक या इस वक्त कोई भी बालक जो जन्मा होगा यह उच्च कोटि का तांत्रिक होगा। अब इसका एक्टिवेशन कब होगा? तो इस चीज का एक्टिवेशन उसके विवाह के पश्चात होगा। क्यों? क्योंकि सप्तम में उच्च का शनि जो टॉप क्लास स्टैंडर्ड लाइफ दिखाता है, देखिए, और वो टॉप क्लास स्टैंडर्ड लाइफ जीने वाली उसकी स्त्री भी होगी, मतलब स्त्री या फिर पुरुष जो उसका बेटर हाफ होगा। जब लग्न होगा मतलब विवाह होगा, उसके बाद में इस चीज का एक्टिवेशन होगा।
परंतु जातक का अपने पति या पत्नी के साथ में वैचारिक मत नहीं रहेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि समझिएगा, व्यय स्थान में आप देखें कि उच्च का शुक्र है, परंतु जो व्ययेश गुरु है ना, वह भाग्य में गजकेसरी युक्त होकर बैठा तो है, परंतु वैवाहिक जीवन का सुख नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि व्यक्ति की जो बुद्धि है ना, बुद्धि का स्वामी कौन है? यहां पर सूर्य है। क्यों? क्योंकि पंचमेश सूर्य होकर उच्च के लगन में बैठे हुए हैं। परंतु आप देखेंगे कि ये सूर्य जहां बैठे हुए हैं, ये लग्नेश जो है, ये खुद कहां बैठा हुआ है? अष्टम भाव में अंगार योग बनाकर बैठा हुआ है। तो अगर हम इस व्यक्ति की पर्सनालिटी समझने की कोशिश करें तो देखेंगे आप कि ये व्यक्ति तानाशाह या फिर अहंकारी, इगोइस्टिक या फिर डोमिनेटिंग स्वभाव का, इसी के कारण इसकी अपने भार्या के साथ में या फिर अपने पति के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में नहीं बनेगी अच्छे से। अच्छा, प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हो सकता है? देखिए, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है फाइनेंस को लेकर, कुटुंब में मतलब कौटुंबिक सुख को लेकर, वैवाहिक सुख को लेकर। क्योंकि आप एक और चीज समझिए, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू ये निकल के आता है कि यहां पर अर्धकाल सर्प है, और ये अर्धकाल सर्प योग जो है ना, शनि को बाहर करता है, और ये शनि खुद सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और सप्तम भाव आपके वैवाहिक सुख का, या फिर आपके पार्टनर का, या फिर आपके वाइफ का, हस्बैंड का होता है। ये व्यक्ति जो है, अगर आप पत्रिका देखेंगे तो उच्च के ग्रह जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, तो ये किसी कमांडिंग पोस्ट पे बैठे रहने वाले व्यक्ति की या फिर बड़े नेता की, इस तरह का व्यक्तिमत्व हो सकता है इस व्यक्ति का। अब हमने मेष लग्न की कुंडली को देख लिया, समझ लिया कि ये शुभ गोचर जो है, ये दिखाई दे रहे हैं शुभ गोचर, परंतु व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही मैंने बाकी सभी लग्नों का अभ्यास किया और मुझे दिखाई दिया कि इसमें से अगर आप सिंह लग्न, जो मैंने पहली स्लाइड लगाई थी जहां पे आपने लग्नों के टाइम देखे थे, कि सिंह लग्न अगर आप लगा के देखते हैं तो आपको ये पत्रिका जो दिखाई देगी, जिसको अब मैं वापस से स्क्रीन पे शेयर करने वाली हूं। अब देखिए, शुभ ग्रह गोचर तो हमने पहले ही देख लिए हैं, अब हम सिर्फ लग्नों को घुमा रहे हैं। मतलब अब सिंह लग्न की पत्रिका लगाकर देख रहे हैं कि जो अत्यंत शुभप्रद गोचर हुआ है ग्रहों का, ये सिंह लग्न के अनुसार कैसे काम कर रहा है। क्योंकि सभी लग्नों में मुझे सबसे ज्यादा अगर शुभप्रद नजर आया है तो वो है सिंह। अब देखिए, सिंह लग्न में जन्मे, जब इनका जन्म हुआ होगा तो जन्म के पश्चात माता को भयंकर कष्ट हुआ होगा, या सभी प्रकार के सुख, घर, वास्तु, जमीन, जुमला, गुप्त स्थान इनको जरूर मिलेगा। इनको गूढ़ विद्या की भी प्राप्ति होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि गूढ़ विद्या की प्राप्ति इनको जन्मतः ही अपने साथ ये लेकर आए हैं। माता को कष्ट इसलिए होगा क्योंकि आप देखिए चतुर्थ भाव में ये अंगार योग बैठा हुआ है, राइट। अब आप देखेंगे कि अष्टम भाव में इनके उच्च का शुक्र है, तो ये अष्टम भाव का जो उच्च का शुक्र है, ये वैचारिक समतोलता दिखाता है, ये जीवन में समझदारी दिखाता है, संत के समान एक प्रकृति दिखाता है, संत के समान जीने वाला व्यक्ति हो सकता है ये। क्योंकि यहां पे शुक्र का कोई भी अतिरेक नहीं है, कहीं ना कहीं वहां पर एक लगाम है कि कहां रुकना है, मर्यादा पता है। हालांकि ये उच्च का शुक्र है तो भी, अब ऐसा क्यों है कि ये उच्च का शुक्र है फिर भी व्यक्ति लगाम लगाकर रहेगा, या शुक्र के सभी कारकत्वों को एक्सट्रीम में नहीं जिएगा? तो इसका उत्तर हमें मिलता है पंचम भाव में। पंचम भाव में देखिए आप, गुरु और चंद्र का योग बना हुआ है। गुरु स्वराशि के हैं, और गुरु जो है वो कौन है? यहां पर पंचमेश है, बुद्धि के स्वामी है, धी शक्ति के स्वामी है, और गजकेसरी योग बनाकर बैठे हुए हैं। तो मतलब इस व्यक्ति की बुद्धि कितनी सुंदर हुई, कितनी प्रगल्भ हुई, कितनी विद्वान हुई। इसलिए इस व्यक्ति के पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैलेंस रहेगा। अब वही अगर आप दूसरी पोजीशन देखेंगे तो नवम भाव में, मतलब भाग्य भाव में उच्च का सूर्य बैठा हुआ है, तो ये व्यक्ति को टॉप पोजीशन पे लेके जाने के लिए सक्षम बनाता है। अब आप देखेंगे कि दशम भाव का जो राहु है, ये इस व्यक्ति को दृढ़ निश्चयी बनाता है, फोकस बनाता है, और कोई भी चीज हाथ में लेने के बाद में कंप्लीशन को लेकर जाएगा, कंप्लीट करेगा, ऐसा एक
वैचारिक स्थिति देता है। ये व्यक्ति डेफिनेटली अचीवर रहेगा, या फिर इसके दिमाग में या फिर इसकी जो मानसिकता रहेगी, ये हमेशा सक्सेस कंफर्म करके चलेगा। क्योंकि राहु जो है वो क्या दर्शाते हैं, राहु का एक ही मोटो था कि मुझे अमृत की प्राप्ति करनी है, और उस अमृत की प्राप्ति के लिए बाय हुक बाय क्रुक ये काम करेंगे। परंतु यह बाय हुक या बाय क्रुक जो मैंने सेंटेंस कहा, यहां पे ये चीज पूरी तरह से अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पंचम भाव में गुरु और चंद्र है, बुद्धि की जगह पे बड़ा सुंदर ग्रह, मतलब दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पराक्रम में जो उच्च का शनि है वो क्या कर रहे हैं। अब पराक्रम में बैठे हुए उच्च के शनि जो है वो अर्धकाल सर्प योग बनाकर बाहर बैठे हुए हैं। अब पाराशर ऋषि के अनुसार तृतीय भाव में जो शनि विद्यमान है वो दर्शाते हैं कि कोई ना कोई गुजरी हुई, मतलब शांत हुई सुहागन घर की, मतलब घर में किसी स्त्री की मृत्यु हुई है और वो सुहागन गई है, और उसकी आत्मा इस व्यक्ति के साथ में या उस व्यक्ति के लिए मदद के लिए हमेशा सदैव तैयार रहती है, उन्हें मदद करती है और उन्हें वो मदद मिलती है उनसे। अब हम ठीक उल्टा करेंगे। अब यही पत्रिका जो आपने सिंह लग्न की देखी, अब हम इसे घुमा देंगे, मतलब कुंभ लग्न की पत्रिका लगाएंगे और फिर देखते हैं कि ग्रह गोचर किस प्रकार से रहेगा। अब देखिए, मेष लग्न में, सिंह लग्न में हमने ये देख लिया कि ग्रह गोचर तो शुभ है ही, परंतु अब आप यहां पे देखिए चतुर्थ भाव का जो राहु है वो दर्शाता है कि व्यक्ति एक जन्म नाग योनि का है, और दशम भाव में ये मंगल केतु जो योग बनाकर अंगार योग तैयार करके बैठे हुए हैं, ये व्यवसाय को, काम धंधे को या फिर नौकरी को दूषित करते हैं। पर देखिए सवाल ये उठता है कि भाई ये दशम में अंगार योग क्यों बना हुआ है? उच्च का सूर्य और बुध पराक्रम में बैठा हुआ है, तो इस व्यक्ति का जो पराक्रम है या इस व्यक्ति की जो निर्णय क्षमता है उसमें एक ईगो है। पराक्रम मतलब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। धन स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं और लाभ स्थान में गजकेसरी योग बना हुआ है गुरु और चंद्र को लेकर, और भाग्य में तो उच्च के शनि बैठे हुए हैं। तो ये सब तरह से क्या बनाते हैं कि ये पत्रिका, ये व्यक्ति जो है सब कुछ अपने जीवन में अर्जित करेगा। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ये अंगार योग दशम में क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर जानना ज्यादा जरूरी है। परंतु ये नॉर्मल आपकी लग्न कुंडली से नजर नहीं आ रहा है कि ये अंगार योग दशम भाव को, कर्म भाव को खराब कर रहा है। परंतु क्यों? इसका उत्तर ढूंढने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमें जैमिनी ऋषि के सूत्रों को वर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि जैमिनी ऋषि ने इंदु लग्न की स्थापना की और उस लग्न के हिसाब से हमें कुछ उत्तरों की प्राप्ति हुई। हमें समझ में आया कि इस व्यक्ति के जीवन में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, या फिर इस पत्रिका में जो भी जन्मे जातक होंगे 20 अप्रैल को। अब सबसे पहले झटपट हम समझ लेते हैं कि इंदु लग्न कैसे बनाना है, इंदु लग्न के पॉइंट्स क्या होते हैं। तो मैंने स्क्रीन पे एक चार्ट लगाया है और आप देख रहे हैं कि इंदु लग्न कैसे निकालना है, ये भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम कुंभ लग्न की ही बात कर रहे हैं। कुंभ लग्न के लिए हम इंदु लग्न निकाल रहे हैं। तो लग्न से नवम स्थान मतलब तुला, मतलब शुक्र, इस शुक्र को ले लेना है। फिर चंद्र से नवम स्थान मतलब सिंह राशि, अर्थात सिंह राशि के स्वामी सूर्य को ले लेना है। इन दोनों की जो पॉइंट्स हैं, शुक्र के पॉइंट्स हैं 12 जो आप चार्ट में देख रहे हैं, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य के पॉइंट्स है 30। इन दोनों स्थानों पर पड़ने वाली राशि के स्वामी के पॉइंट्स को नोट कर ले और जोड़ लीजिए। तो वो क्या जोड़ आता है? 42। फिर इस 42 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। सो जो शेष बचेगा, मतलब 42 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 3 जा 36, और आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो 6 है। अब ये 6 जो बचा हुआ है, तो आप देखेंगे कि चंद्र राशि मतलब धनु से अगर हम 6 राशियां आगे बढ़े तो वृषभ राशि आती है और वृषभ हमारा इंदु लग्न आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंदु लग्न से हमें पूर्व जन्म के वो खुलासे हुए जिससे हमें पूरा का पूरा उत्तर प्राप्त होता है कि व्यक्ति का कर्म क्यों खराब हुआ। अब प्रथम में राहु है,
और सप्तम में अंगार योग मतलब मांगलिक ये पत्रिका हुई, है ना। सप्तम खराब हुआ यह तो पता चलता है कि जन्म कुंडली कुंडली में दशम स्थान में अंगार योग है, और अगर इंदु लग्न की कुंडली को देखें तो सप्तम स्थान में मतलब पार्टनर स्पाउस के स्थान पर यह अंगार योग है। इसलिए इसका कर्म जो है ये पूर्ण रूप से दूषित हुआ। तो क्या क्या दूषित हुआ? इस जातक का अपने बिजनेस पार्टनर के साथ नहीं जमेगा। जो भी व्यक्ति या जो भी जातक नौकरी कर रहा होगा, नौकरी पेशे में होगा, उसका उसके बॉस के साथ में नहीं जमेगा, या फिर ऑपोजिट अगर वो खुद बॉस है तो उसके सबॉर्डिनेट के साथ में नहीं जमेगा। जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है उसके साथ भी, जिस व्यक्ति के साथ में वो व्यवसाय कर रहा है उसके साथ भी उसका नहीं जमेगा, या फिर यह एक नुकसान की पोजीशन दर्शाता है, क्योंकि इंदु लग्न के हिसाब से व्ययेश भी कौन है? मंगल है, जो कि अंगार योग में है, राइट। अब हम समझेंगे कि ऐसा एग्जैक्टली क्यों है। इंदु लग्न कुंडली में हमें रियल आंसर मिलता है कि ऐसा क्यों है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अष्टम भाव को। ऋषि पाराशर के सूत्र के अनुसार अष्टम भाव में स्वग्रह गुरु और चंद्र की युति गजकेसरी योग निर्माण करती है, जो कि गत जन्म के उच्च कोटि के तांत्रिक, वो भी वेदोक्त तांत्रिक को दर्शाती है। फिर वो चाहे कोई भी जेंडर हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो सकता है। देखिए ये व्यक्ति, ऐसे कुछ गलत कर्म हुए हैं उस व्यक्ति से जिसके कारण उसका दशम अर्थात कर्म स्थान में दोष आया है। मैं वापस से रिपीट करती हूं, गत जन्म में यह व्यक्ति तांत्रिक रहा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, परंतु उसके तंत्र कर्म कुछ ऐसे खराब हुए हैं, गलत हुए हैं, जिसके कारण उसका ये दोष, वो गलत कर्मों का जो दोष है वो उसके कर्म स्थान पर इस जीवन में मतलब लग्न कुंडली में हमें दिखाई देता है। मतलब इसका अर्थ हुआ कि इतना शुभ गोचर होने के बावजूद भी हर लग्न में जन्मे जातक को कोई ना कोई कष्ट पीड़ा बड़े स्तर पर भुगतान करनी पड़ रही होगी, क्योंकि गत जन्म में कुछ ना कुछ गलती करने के कारण वर्तमान जीवन पूर्ण रूपेण आपका शुभ कारक नहीं रह पाता है, इतने शुभ ग्रहों की स्थिति होने के कारण बावजूद भी। अब ऐसी स्थिति में ना जातक को मूल कारण पे काम करने का मन नहीं होता है। मूल कारण पता चलने के बावजूद भी उसके ऊपर कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। वरन अभी इस क्षण क्या शॉर्टकट हो सकता है, इस दोष से मुक्ति कैसे हो सकती है जल्द से जल्द, ऐसी उसकी मानसिकता रहती है। पर क्या ये इतने आसानी से जाने वाला है? किसी शॉर्टकट से ये ठीक हो सकता है? सोचिएगा। तो ये था यूनिक गोचर की मास्टर क्लास नंबर 1 थी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही एक यूनिक गोचर को लेकर या यूनिक पत्रिका को लेकर वापस आपसे बातचीत करूंगी। तब तक के लिए मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए आने वाला समय शुभ हो। थैंक यू सो मच।